सभापति महोदय, मांग संख्या 31। सभापति महोदय, जब हमारे सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य बोल रहे थे तो हमारे विपक्ष से एक ने भी चू तक नहीं किया, और जब मैं बोल रहा था उधर से माननीय सदस्य बीच बीच में मुझे डिस्टर्ब कर रहे थे। तो इनके लिए कोई हैक नहीं है, उनको पाबंद करोगे कि नहीं करोगे? आप बैठिए, क्या समझते हो? बैठिए, बोलिए। अरे क्या समझते हो आप भी बैठिए, माननीय सदस्य बैठिए, बाहर निकल आइए। आप बिराइए भैया, आप बिराइए वो खड़े जी। सभापति महोदय, मांग संख्या 31 सामाजिक न्याय अधिकारिता बिराइए पर आपने बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका आभार प्रकट करता हूं। बिराइयो बैठिए अरे भाई बैठिए, अरे आप बैठ जाइए सर। माने सदस्य बिराइयो आप भी बैठो, बैठिए बिराइयो। भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव बिराइयो के कथन अनुसार कार्य करने की वास्तविक स्वतंत्रता केवल वहीं पर होती है जहां शोषण का समूल नाश कर दिया जाता है, जहां एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग पर अत्याचार नहीं किया जाता है, जहां बेरोजगारी नहीं है, जहां गरीबी नहीं है, जहां किसी व्यक्ति को अपने धंधे के हाथ से निकल जाने का भय नहीं है, अपने कार्यों के परिणाम स्वरूप जहां व्यक्ति अपने धंधे की हानि, घर की हानि तथा रोजी रोटी की हानि के भय से मुक्त है। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने कहा। माननीय सभापति महोदय, आप बैठे बात नहीं करें। माननीय सदस्य, इस मौके पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज जब से हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तब से लेके अब तक कभी अनुसूचित जाति, कभी जनजाति वर्ग से राष्ट्रपति के एक बहुत बड़े पद पे बैठाने का काम किया जाता है भारतीय जनता पार्टी के तरफ से। हमारे बीकानेर से आने वाले सांसद श्रीमान अर्जुन राम जी मेघवाल को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बाद में अगर कोई पहला कानून और न्याय मंत्री बना है तो वो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने बनाया है। भारतीय जनता पार्टी की कथनी करने में कोई अंतर नहीं है। अनुसूचित जाति जनजाति का जिस तरीके से विकास पर ध्यान देती है, मैं समझता हूँ ऐसा कांग्रेस कभी नहीं करती, सिर्फ संविधान की बात करती है। और बाबा साहब को संविधान से बाबा साहब ने लिखा और उनको जिस तरीके से पार्लियामेंट में जाने से रोका, ये भी काम कांग्रेस ने किया था। माननीय सभापति महोदय, राजस्थान सरकार भारत के संविधान के भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित अनुच्छेद 46 अनुसूचित जनजातियाँ एवं दुर्लभ वर्गों की शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिव्यक्ति करेगा और सामाजिक न्याय और सभी प्रकार के शोषण से उनकी सुरक्षा करेगा। अंतर्निहित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए पिछड़ी जाति कल्याण विभाग की स्थापना प्रथम पंचवर्षीय योजना के प्रारंभ 1951-52 में की गई। वर्ष 1955-56 में इस विभाग का नाम समाज कल्याण विभाग किया गया तथा राज्य सरकार ने दिनांक 21/2/2007 को एक अधिसूचना जारी कर इस विभाग का नाम सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग कर दिया गया। माननीय सभापति महोदय, विभाग के माध्यम से अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के शैक्षणिक एवं आर्थिक विकास के साथ साथ समाज के अत्यधिक गरीब, विधवा, निःशक्त जन, वृद्ध, विमुक्त एवं घुमंतु, अन्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग व आर्थिक पिछड़ा वर्ग के भी आर्थिक एवं शैक्षणिक विकास की अनेक योजनाएं संचालित किए जाने के कार्य भी प्रारंभ किए गए हैं। सभापति महोदय, इसके आधार पर सामाजिक उत्थान के अंतर्गत विभाग द्वारा अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक पिछड़ा वर्ग, डॉक्टर अंबेडकर आर्थिक पिछड़ा वर्ग, डॉक्टर अंबेडकर DTNT, मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति योजना, छात्रावास सुविधा, आवासीय विद्यालय,
योजना आदि का संचालन एवं अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 का क्रियान्वयन किया जाता है। आर्थिक विकास के तहत वंचित एवं पिछड़े वर्गों के आर्थिक विकास हेतु विभाग द्वारा संबल ग्राम योजना, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, अनुसूचित जाति उप योजना देवनारायण योजना, अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम के माध्यम से ऋण एवं अनुदान योजनाओं का संचालन भी किया जाता है। महिला एवं बाल कल्याण के अंतर्गत महिलाओं हेतु विधवा पेंशन योजना, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, विधवा पुनर्विवाह उपहार योजना, विधवा की पुत्री के विवाह पर अनुदान योजना, महिला सदन नारी निकेतन, महिला स्वयं सिद्धा योजना, पालनहार योजना आदि का संचालन विभाग द्वारा किया जाता है। माननीय सभापति महोदय, वृद्ध कल्याण के लिए वृद्ध जन हेतु वृद्धावस्था पेंशन, चिरायु योजना एवं वृद्ध अशक्त गृहों का संचालन एवं वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण अधिनियम का क्रियान्वयन विभाग द्वारा किया जाता है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने कहा है, रिड्यूसिंग डिस्पैरिटी इज इंडियाज प्रायोरिटी, सर्विंग द अनसर्व्ड एंड अंडरसर्व्ड इज एन आर्टिकल ऑफ फेथ फॉर अस। अर्थात असमानता को कम करना आज भारत की प्राथमिकता है। जरूरतमंदों एवं वंचित वर्गों की सेवा करना हमारी आस्था है। उक्त ध्येय की पूर्ति की दिशा में कदम उठाते हुए अल्प आय वर्ग के बुजुर्गों व्यक्तियों, विधवाओं, अन्य एकल नारियों, दिव्यांग व्यक्तियों तथा लघु एवं सीमांत कृषकों को देय पेंशन को आगामी वर्ष से बढ़ाकर 1250 रुपये प्रतिमाह करने की घोषणा इस बजट में हमारे श्रीमती दिव्या कुमारी जी वित्त मंत्री एवं हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने बहुत बड़ी सौगात दी है। इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। सभापति महोदय, बेघर वृद्धजन एवं असहाय निराश्रित व्यक्तियों के पुनर्वास हेतु स्थापित किए जा रहे स्वयं सिद्धा आश्रमों का दायरा बढ़ाते हुए आगामी वर्ष 10 जिलों में 50 बेड क्षमता के आश्रम खोले जाने प्रस्तावित है। इसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा। 1 लाख दिव्यांगजनों को 20,000 रुपये तक आर्टिफिशियल लिम्स इक्विपमेंट उपलब्ध कराए जाने की घोषणा बजट में की गई है। बहुत ही अच्छी बात है। विमुक्त घुमंतु और अर्धघुमंतु समुदाय के सशक्तिकरण एवं उत्थान की दृष्टि से दादू दयाल घुमंतु सशक्तिकरण योजना प्रारंभ करने की घोषणा बजट में की गई है। ऐसे परिवारों को आश्रम उपलब्ध कराने हेतु आगामी वर्ष में 25,000 पट्टे वितरित किया जाना प्रस्तावित है। इसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। प्रदेश में SC ST OBC EWS सफाई कर्मचारी दिव्यांगजन आदि को आर्थिक संबल प्रदान करने की दृष्टि से अनुजा OBC एवं अल्पसंख्यक निगमों द्वारा दिए गए ऋणों के क्रम में वन टाइम सेटलमेंट स्कीम लाई जानी प्रस्तावित है। प्रदेश के समस्त राजकीय अनुदानित निजी जन सहभागिता योजना अंतर्गत वंचित वर्गों, महिलाओं, बुजुर्गों एवं दिव्यांगों के लिए संचालित आवासीय संस्थानों का मेस भत्ता बढ़ाकर 3250 रुपये प्रति आवासीय प्रतिमाह करने की घोषणा एक सराहनीय घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा की गई है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। हमारे संविधान निर्माता बाबा साहब भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, आई मेजर द प्रोग्रेस ऑफ ए कम्युनिटी बाय द डिग्री ऑफ प्रोग्रेस विच वोमेन हैव अचीव्ड। अर्थात मैं किसी समुदाय की प्रगति महिलाओं की प्रगति के आधार पर मापता हूँ। माननीय सभापति महोदय, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बालिकाओं गृहों में निवासरत बालिकाओं के 18 वर्ष पूर्ण करने के बाद भी उन्हें हैंड होल्डिंग की आवश्यकता होने पर सुविधा प्रदान करने की दृष्टि से सभी संभागीय मुख्यालयों पर 50 बेड के सरस्वती हाफवे होम्स की स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। छात्राओं में आत्मरक्षा एवं स्वाभिमान की भावना जागृत करने के लिए 34 महाविद्यालयों में स्थापित रानी लक्ष्मीबाई केंद्रों की सफलता एवं छात्राओं की रुचि को देखते हुए प्रत्येक ब्लॉक पर एक उच्च माध्यमिक विद्यालय अथवा महाविद्यालय में रानी लक्ष्मीबाई केंद्र स्थापित किए जाने की घोषणा भी की गई है। माननीय सभापति महोदय, बालिकाओं को शिक्षा के क्षेत्र में प्रोत्साहित दिए जाने के हेतु उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा तथा कालीबाई योजना के अंतर्गत 35,000 स्कूटी वितरित किए जाने की घोषणा की गई है, जो एक ऐतिहासिक काम होगा। प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण, आजीविका संवर्धन हेतु
राजीविका मिशन के अंतर्गत महिलाओं को लखपति दीदी की श्रेणी में लाए जाने का लक्ष्य बढ़ाकर 20 लाख किए जाने की घोषणा भी की गई है। राजस्थान महिला निधि क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड का नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी कॉरपोरेशन के रूप में उन्नयन किया जाना प्रस्तावित है। इसके माध्यम से लखपति दीदी की श्रेणी में आने वाले स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को 2.5% से घटाकर 1.5% ब्याज पर दर पर 1 लाख रुपए तक के ऋण उपलब्ध कराए जाने की घोषणा की गई है। आगामी वर्ष 3 लाख लखपति दीदियों को इस योजना में लाभान्वित किया जाएगा, जो कि हमारे प्रधानमंत्री जी का एक सपना है कि हमारी महिलाओं को कैसे सशक्त किया जाए। इसके तहत हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री यशस्वी भजनलाल जी शर्मा साहब भी काम कर रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, स्वस्थ शिशु के जन्म हेतु राज्य के आंगनबाड़ी केंद्रों पर गर्भवती महिलाओं को अंतिम 5 महीनों के लिए अतिरिक्त पोषण हेतु मुख्यमंत्री सुपोषण न्यूट्री किट योजना लागू किए जाने की घोषणा की गई है, जिसमें 2,35,000 महिलाएं लाभान्वित होगी। इस पर लगभग 35 करोड़ का व्यय प्रस्तावित है। इस वर्ष मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना के माध्यम से आंगनबाड़ी पर आने वाले 3 से 6 वर्ष के बच्चों को अतिरिक्त पोषण हेतु सप्ताह में 3 दिवस दूध उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। आगामी वर्ष इस योजना के अंतर्गत माननीय सभापति महोदय आंगनबाड़ी पर सप्ताह में 5 दिवस दूध उपलब्ध कराए जाने की घोषणा बहुत ही एक अच्छी घोषणा है। मैं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा। माननीय सभापति महोदय, प्रदेश में खाद्य सुरक्षा का लाभ वास्तविक जरूरतमंद परिवारों को प्राप्त हो सके, इस दृष्टि से 10 लाख नवीन यूनिट NFSA लाभान्वित के रूप में जोड़ा जाना प्रस्तावित है। अल्प आय वर्ग के परिवारों को भी रोजमर्रा की आवश्यकता का सामान उचित मूल्य पर मिल सके, इस हेतु 5,000 उचित मूल्य की दुकानों पर अन्नपूर्णा भंडार खोले जाने भी प्रस्तावित है इस बजट में। इसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। माननीय सभापति महोदय, उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति की बात करें हम, योजना की पात्रता छात्र छात्राओं के माता पिता संरक्षक की वार्षिक आयु वर्तमान में 2.5 लाख रुपए। मैं सरकार से मांग करता हूं कि इस आय को जैसे कि दूसरे कैडर हैं उसके अनुसार 8 लाख रुपए इसकी सीमा बढ़ाई जाए। और छात्रवृत्ति की अभी बात आई तो मैं माननीय मंत्री महोदय से और माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करूंगा कि इस छात्रवृत्ति को भी बढ़ाया जाए। ये के अंदर प्रवर्तित योजना है अनुसूचित जाति उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में भारत सरकार द्वारा 60% एवं राज्य सरकार द्वारा 40% व्यय वहन किया जाता है एवं अनुसूचित जनजाति उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में भारत सरकार द्वारा 75%, राज्य सरकार द्वारा 25% राशि वहन किया जाता है। माननीय सभापति महोदय, उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति अनुसूचित जाति के तहत वर्तमान सरकार कंटिन्यू सतत रूप से दे रही है। कई मान्य सदस्यों ने कहा कि छात्रवृत्ति नहीं दी जा रही है। मैं बता दूं आपको कि कांग्रेस सरकार में 2023-24 में जो इन्होंने व्यय किया 9,287.51 लाख रुपए, जबकि हमारे इस दिसंबर तक 2024-25 दिसंबर तक 10,495.43 लाख राशि व्यय की जा चुकी है, जो अनुसूचित जाति को उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति दी जा रही है। उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति अनुसूचित जनजाति को जो दी जा रही है 2023-24 में आपकी सरकार द्वारा 6,640.81 लाख रुपए वितरित किए गए, जबकि हमारी सरकार द्वारा वर्तमान में 2024-25 में दिसंबर तक 6,858.28 लाख रुपए की राशि वितरित की जा चुकी है। तो मैं कहना चाहूँगा मान्य सदस्यों को कि हमारी सरकार कंटिन्यू जो सतत प्रक्रिया है छात्रवृत्ति की वो छात्रों को उपलब्ध कराई जा रही है। माननीय सभापति महोदय, मैं सरकार से मांग करूंगा कि जिस तरीके से पूर्ववर्ती सरकार वसुंधरा जी के समय में प्रत्येक नगर पालिका में 195 अम्बेडकर भवन बनाए गए थे, मैं मांग करूंगा कि आने वाले समय में अब हमारे मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि हर तहसील लेवल पर हमारे अनुसूचित जाति भाइयों के लिए अम्बेडकर भवन का निर्माण कराया जाए तो बहुत उचित रहेगा। और मैं एक मांग और भी करना चाहूँगा माननीय सभापति महोदय कि राजस्थान अनुसूचित जाति आयोग जो बना है, जैसे सफाई आयोग, कर्मचारी आयोग और भी हमारे अनुसूचित जनजाति आयोग, तो उनको वैधानिक दर्जा नहीं है। तो मैं आपसे मांग करूँगा आपके माध्यम से सरकार से कि इनको वैधानिक इस आयोग को वैधानिक दर्जा भी दिया जाए।
बजट प्रावधान का लक्ष्य भी जो हमारे को दिया जाता है उसको समय पर पूरा किया जाए। माननीय सभापति महोदय, SC ST TSP के कोष में विगत सरकार ने 1000 करोड़ की राशि दी थी, लेकिन हमारी सरकार बनते ही SC ST और TSP को गत बजट में ही राशि को बढ़ाकर 1500 करोड़ रुपए कर दिया था तथा वर्तमान बजट में माननीय वित्त मंत्री सुश्री दिव्या कुमारी जी एवं माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस राशि को बढ़ाकर वर्तमान बजट में 1750 करोड़ की घोषणा की है, जो बहुत ही धन्यवाद के पात्र हैं, जिसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं बहुत बहुत इनका आभार प्रकट करना चाहूँगा कि ये राशि बढ़ाई है। माननीय सभापति महोदय, कांग्रेस सरकार द्वारा पेंशनों की पेंशन को 15% बढ़ाने का कानून बनाया था, लेकिन ये कोरी घोषणाएं थी, इनके द्वारा कोई 15% नहीं बढ़ाया गया। अपने समय में हमारी सरकार आते ही, सरकार बनते ही पेंशनों की पूर्व में दी जा रही राशि 1000 को बढ़ाकर 1150 रुपये किया और वर्तमान बजट में इसको बढ़ाकर 1250 रुपये कर दिया गया है। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। और जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस राशि को 1 अप्रैल 2024 को झुंझुनू से राज्य स्तरीय कार्यक्रम करके माननीय मुख्यमंत्री जी भंजनलाल शर्मा द्वारा पेंशनरों को ये राशि DBT के माध्यम से बढ़ी हुई पेंशन जारी की, एक साथ पेंशन जारी की है, बहुत ही अच्छी बात है। मैं इसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहूँगा। माननीय सभापति महोदय, हमारी सरकार ने दिव्यांगजनों को 2000 स्कूटियों का वितरण किया गया। मेरा मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि शेष रहे दिव्यांगजनों ने आवेदन जो कर रखा है, माननीय मंत्री महोदय यहाँ हमारे बीच हैं, उनको भी शीघ्र स्कूटियाँ वितरण करने का काम करें। और इसके लिए मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से स्कूटी दी जा रही है, वो उसको अगर इलेक्ट्रिकल स्कूटी प्रदान की जाएगी तो मैं समझता हूँ कि उनकी पेट्रोल डीजल की भी बचत होगी और बहुत अच्छा कार्य होगा। तो मैं माननीय मंत्री महोदय को आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि जो स्कूटी दी जा रही है उनको इलेक्ट्रिकल स्कूटी के रूप में दिया जाए। माननीय सभापति महोदय, मैं बात करूँ गाड़े लोहारों के परिवारों के भवन निर्माण के लिए महाराणा प्रताप भवन निर्माण योजना अंतर्गत लाभान्वित उनको भी किया जा रहा है। अंतर्जातीय विवाह योजना अंतर्गत 22.82 करोड़ रुपए व्यय कर लाभान्वित किया जा रहा है। ये भी बहुत अच्छा कार्य क्या हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री एकल नारी समान पेंशन योजना के अंतर्गत 4325.86 करोड़ रुपए व्यय कर 18.04 लाख पेंशनरों को लाभान्वित किया गया है। और माननीय मुख्यमंत्री जी वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना के अंतर्गत 8173 करोड़ रुपए व्यय कर 51.90 लाख पेंशनरों को लाभान्वित किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन समान पेंशन योजना के अंतर्गत 963.11 करोड़ रुपए व्यय कर 6.26 लाख पेंशनरों को लाभान्वित किया जा रहा है। राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत 832.22 करोड़ रुपए व्यय कर 8.49 लाख पेंशनरों को लाभान्वित किया गया है। राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के अंतर्गत 419.80 करोड़ रुपए व्यय कर 4.10 लाख पेंशनरों को लाभान्वित किया गया है। पालनहारा योजना अंतर्गत 1283.86 करोड़ रुपए व्यय कर 6.15 लाख बच्चों को लाभान्वित किया गया है। अनुसूचित जाति अनुजा निगम द्वारा संचालित SC ST सरकारी कर्मचारी दिव्यांगजन एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के 9185 व्यक्तियों को स्वरोजगार हेतु ऋण उपलब्ध कराया गया है। माननीय सभापति महोदय, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में 18 वर्ष या अधिक आयु की कन्या 2 कन्याओं की संतानों के विवाह हेतु 21,000 रुपये से अधिकतम 51,000 रुपये की सहायता दे है, जिसमें मैं मांग करता हूं कि इसको बढ़ोतरी कर 75,000 रुपये अगर कर दिया जाएगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि दिव्यांगजनों के लिए स्कूटी की व्यवस्था जो मैंने बताया आपको, मैं मेरे विधानसभा क्षेत्र की बात करूं, माननीय सभापति महोदय, मेरे विधानसभा क्षेत्र में जिला स्तर पर SC ST RS IS की परीक्षाओं के लिए रहने वाले छात्र छात्राओं के लिए खाने की और पीने की व्यवस्था और वहाँ कोचिंग फ्री की व्यवस्था मैं मांग करूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी से कि जिला स्तर पर ये व्यवस्था की जाए। मैं ये भी मांग करूंगा कि खाजूवाड़ा छत्तीसगढ़ पूगल में संचालित अंबेडकर छात्रावास की स्थिति जर्जर है, अतः
इनकी मरम्मत तथा नया छात्रावास भवन बनाया जाए। मैं इसके उपलक्ष्य में माननीय सभापति महोदय, मैं एक बात और भी बताना चाहूँगा कि खाजोड़ा विधानसभा क्षेत्र एक दूर दराज का क्षेत्र है। इसके तहत पाकिस्तान बॉर्डर पर है, हमारे दूर दूर से बच्चे हमारे छात्र छात्राएं आती हैं। इनके लिए एक कन्या महाविद्यालय स्तर का छात्रावास अगर वहाँ होगा तो मैं समझता हूँ कि वहाँ के क्षेत्र के लोगों को इसका बेनिफिट मिलेगा। माननीय सभापति महोदय, आपने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग मांग संख्या 31 पर मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। श्री घनश्याम